नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर। हाँ, हिस्ट्री का सैंपल पेपर भी नहीं मैं करवा रखा था, ठीक है, बट उस टाइम पे क्योंकि सिलेबस में करवा रहा था और अभी क्या है मेरे पास टाइम था, तो इस वजह से मैं सैंपल पेपर में सोचा कि थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा ताकि थोड़ा सा आइडियाज आपको लग जाए कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था कि हिस्ट्री में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिले थे, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, और सेम ऐसे भी हो सकता है कि पोल साइंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, और साथ ही साथ आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले जो कि रिटर्न वाले हों। ठीक है ना, उस तरीके की चीजें देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं क्या है थोड़ा सा डिस्कशन करा दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि किस बिहाफ पे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो 80 नंबर का आपका ये पेपर हो रहा है, ये फुल पेपर हो रहा है। ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज है। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर बार आप लोग को बताता रहता हूँ, आई होप सो आपको याद भी होगा। ठीक है, हाँ बस इतना याद रखना, 1 से लेकर 20 नंबर 20 जो क्वेश्चन है वो है 1 नंबर वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान इन पे भी दीजिए, एक छोटे वाले क्वेश्चन पे भी, लेकिन इसके साथ साथ बड़े वाले जो क्वेश्चन है ना, 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, 5-5 नंबर वाले पहले 6 नंबर के आते थे, अब 5 नंबर के आते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नंबर ज्यादा स्कोर करवाते हैं। छोटे वाले में कर लोगे आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं समझा दूं, यहाँ पे जो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठे रहे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिलेंगे जो कि थ्योरेटिकल वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पेपर डिस्कशन करा के सीधा आंसर बताऊं ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा आंसर के साथ ही समझाता हूँ। ठीक, और शॉर्टकट में चीजें मैं समझाऊंगा क्योंकि डीपली समझाने का टाइम इतना नहीं है कि आप डीप में कर पाओ। हाँ, एक आइडिया लग जाएगा तो आप उसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जितनी भी चीजें इसमें पूछी गई, मैक्सिमम हद तक की जो चीजें हैं मेरे आप नोट्स में देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, मेरा जो नोट्स है उसमें आपको मैक्सिमम हद तक की जो चीजें हैं देखने को मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम हद तक की चीजें आपको देखने को मिल जाए तो जाहिर सी बात है आपको नोट्स लेना भी पड़ेगा। तो नोट्स आपको मिलेगा कहाँ पे, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है वहां पे बात कर लीजिए, चाहे विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे नंबर पे आप मैसेज करके बात कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठे रहे। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये होती है, जैसा कि आपको पता है एक बना गया था पूर्वी पाकिस्तान जो कि पूरब में, जिसको बांग्लादेश आज के टाइम पे कहते हैं, एक बनाया गया था पश्चिमी पाकिस्तान, ये ऑलरेडी पहले से था, इसी को मेन पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, एक पूर्व में है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। कब हुआ, 1971 में कन्वर्ट हुआ। और अस्तित्व में कब आया, जब अपना देश आजाद हुआ था, उसी टाइम पे पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, तो 1947 में आजादी मिली थी। तो ये दोनों ड्यूरेशन है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि सपोज बांग्लादेश को अलग करने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा थी, तो होती है भारत की। भारत ने इस चीज को करवाया था। ठीक, आगे समझ लेते हैं। श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है, तो ये देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन है, कितनी बार मैंने बता रखा है। ठीक है, सिंगलियों का ज्यादा दबदबा है क्योंकि वहां पे जनसंख्या सिंगलियों की ज्यादा है, दूसरे नंबर पे तमिलों की है। ठीक, 1 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है, तो ये कौन है, यूक्रेन नहीं है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे ये देखिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, बाकी मैं एक काम करूंगा, आपके जो फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर से आपको फाइनल पेपर से पहले मैं 3 जो सैंपल पेपर आपको दूंगा और उनमें से मैक्सिमम हद तक की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप मेरा नोट्स तो है ही, वहां से आप चीजों को कर लीजिएगा। ठीक, आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है सार्क का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, भारत तो है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश है, नेपाल नहीं है। ठीक है, नेपाल भी है, और जो म्यांमार है म्यांमार नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित कथन से सही करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नाटो कब बना था, तो अप्रैल जून 1949 में नहीं बना था, अप्रैल 1949 में बना था। साथ ही साथ 11 गणराज्य नहीं बल्कि 12 गणराज्य हैं, तो करेक्ट करके आपको लिखना था, तो इस तरीके से करेक्ट कर देंगे। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की आकांक्षा के लिए किसी एक कारण की पहचान कीजिए, यानी कि जो दक्षिण एशिया है वहां पे लोकतंत्र क्यों इतना ज्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में ना सभी को बहुमत मिलता है, जो सरकारें बनती है उसमें हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये ज्यादा
इफेक्टिव माना जाता है, इसलिए मैक्सिमम जो होते हैं लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, खासकर दक्षिण एशिया में। ठीक है, उसमें से भारत भी एक हिस्सा ही है। आगे, भारत में वैश्वीकरण का विरोध किस सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हुआ है? तो संस्कृति प्रभाव में मैंने बहुत सारा लिखा हुआ था कि किसकी वजह से हमारे जो संस्कृति का नुकसान हो रहा है, हारस हो रहा है, उनमें से कोई एक पॉइंट लिख देना। अदरवाइज यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे वैलेंटाइन डे की चीजें हम अपनाते हैं, साथ ही साथ विदेशी चीजों को अपना के अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं, ट्रेडिशन अपने अपने कपड़ों को भूल जा रहे हैं। बाहर के देशों के जो कपड़े वगैरह है ना, फैशन वाले जो कपड़े, उन चीजों का एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसका नुकसान हो रहा है। आगे समझते हैं, विश्व के साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित कथन के लिए सही या गलत के रूप में पहचानिए, यानी कि सही गलत आपको बताना है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से ज्यादा, यानी कि अगर नुकसान भी अगर बात किया जाए तो दक्षिणी जो गोलार्ध है वो ज्यादा नुकसान भी करते हैं, लेकिन सुरक्षा की जब भी बात आती है तो दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, कंपेयर टू उत्तरी गोलार्ध के लोग ज्यादा चिंतित होते हैं कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध वाले जो है धनी देश भी होते हैं और ये चिंतित भी होते हैं, तो ये सब चीज है, इस वजह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट, सत्य लगा दीजिएगा। आगे बात करते हैं, सुरक्षा का संबंध किससे है? तो जाहिर सी बात है मानवीय अस्तित्व से होता ही और साथ ही साथ देश के लिए भी होता ही है, तो ये चीजें हैं। स्वतंत्र भारत, यानी कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर बनाया गया था, वो कौन बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक गठबंधन है? तो याद कीजिए, मैंने नोट्स में आपको बताया था कि जो कांग्रेस का इतना प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि कांग्रेस में धनी लोग भी हैं, निर्धन लोग भी हैं, शहरी लोग भी हैं, ग्रामीण लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, सब लोग हैं, यानी कि सब लोग शामिल हैं, तो इस वजह से कांग्रेस एक व्यापक रूप धारण करता है। ठीक है, तो ये पहले बहुत ही ज्यादा दबदबा था कांग्रेस का, जिसकी वजह से कई बार 3 बार तो लगातार ही हुआ था, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं सत्ता बरकरार करके इंदिरा गांधी वगैरह सब रखी हुई थी, तो ये चीज है। इसके बाद क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके कोई दो फायदे बताइए, है ना। तो इसके फायदे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज तो पहले जो होता था उसमें पर्ची डाला जाता था, तो पर्ची को गिनना बहुत दिक्कत वाली बात होती थी, साथ ही साथ कई बार आक्रमण करके मतदान केंद्रों को नुकसान कर दिया जाता था, धांधली बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है तो मशीनों के इधर से उधर ले जाना आसान होता है। दूसरी चीज है, गिनती तेजी से हो जाती है, और अगर आक्रमण किसी सिचुएशन में हो भी जाता है तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनका काउंटिंग ऑलरेडी हो रखा होता है, क्योंकि तुरंत तुरंत काउंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से आक्रमण करने से कोई ज्यादा अवसर नहीं मिल पाता है, जो दूसरे लोग हैं उनको ज्यादा अवसर नहीं मिल पाता है नुकसान करने का। तो इस तरीके से ये बेहतर तरीका है। इजी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे ना, तो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये मान लो कि 10% 15% जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े सा हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब लॉजिक वाइज हार्ड होते हैं, जिसको आपको करना होता है। आगे समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में से ऐसी कोई दो उदाहरण दीजिए जहां भारत ने अपना स्वतंत्र रूप अपनाया है। ठीक है, रुख अपनाया है, तो ऐसा कौन सा है? सबसे पहले गुटनिरपेक्षता में भाग लिया है भारत, और साथ ही साथ परमाणु अप्रसार संधि हो गया। ठीक है, और परमाणु व्यापक परमाणु प्रतिबंध जो संधि है उस पे भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज आया था उस टाइम पे भारत के पास परमाणु बम थे नहीं, पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम थे। तो इस वजह से भारत ने भी सोचा कि मेरे पास परमाणु बम आ जाएंगे, देन आगे कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये दो जो संधियां थे ना, ये ऐसी संधि थी जिसकी वजह से हो सकता था कि भारत को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाता, और क्योंकि साइन कर देता भारत, तो इसी वजह से भारत ने साइन नहीं किया, स्वतंत्र नीति को अपनाया। गठबंधन में भी जाने में स्वतंत्र नीति को भी अपनाया था, और इसमें भी स्वतंत्र नीति का निर्धारण किया था। आगे समझते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो डेट है वो गलत है, दिसंबर 1971 में हुआ था, और ये बांग्लादेश से नहीं हुआ था, बल्कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हुआ था। किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था। तो ये चीजें हैं। आगे समझते हैं, 14वां क्वेश्चन जो है, लिखा है कि ऐसी किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए जो कि 1971 में नई कांग्रेस के पास तो थी, परंतु उसके बड़े विपक्षियों के पास नहीं थी। तो आपको सबको पता है 1969 में अलग हो गया कांग्रेस को, कांग्रेस आर दोनों बना दिया गया था। ओ सिंडिकेट के पास था, आर इंदिरा गांधी के पास था। तो इंदिरा गांधी के पास अनुभव था। ठीक है, क्या अनुभव था? एक विभिन्न मुद्दा था, जैसे गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दे दिया था। ठीक है, साथ ही साथ एक नया एजेंडा भी सामने था, साथ ही साथ एक सकारात्मक नारा भी था।
जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को भारी बहुमत में जीत मिली थी 1971 में, और साथ ही साथ जो ग्रैंड अलायंस थी उसको हार मिली थी। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। 1977 में जो दल आई थी वो कौन सी आई थी, तो जनता पार्टी आई थी, तो मैंने कितनी बार बताया है। आगे, आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देखते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है बात है कि संवैधानिक संकट हम देखते हैं इसलिए क्योंकि आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था, और साथ ही साथ निलंबित भी कर दिया गया था। संसद और जो न्यायपालिका जो कार्य कर रही थी वो केंद्र सरकार के अंडर होकर कार्य कर रही थी। इसी को हम कहते हैं वचनबद्ध न्यायपालिका या वचनबद्ध नौकरशाही हम कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो संवैधानिक संकट है वो देखने को मिला था। देश की सिचुएशन अस्त व्यस्त हो गई थी, और जाहिर सी बात है जिसने भी इसको लागू किया था, मतलब इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया था, तो इनको 1977 के चुनाव में हरा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे आपने पढ़ा ना जनता पार्टी, इसीलिए जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू कर दिया था। आगे समझ लेते हैं BKU क्या है, यानी कि BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है, इसके बारे में पूछा गया है। आगे, 1989 में वाम मोर्चे और भाजपा के बाहरी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, BP सिंह। इनके बारे में कई बार उसमें भी पूछ लेता है, कार्टून में भी पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि कार्टून मैंने करवाया नहीं है, बट मैं करवा दूंगा। ठीक है, BP सिंह जो है इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वो किया था। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो सैंपल पेपर डिजाइन किया गया है, इस सैंपल पेपर में सभी चीजों को ध्यान में रख के सारी चीजें की गई है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो फाइनल तक के नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब मान लो मैक्सिमम हद तक की जो चीजें हैं आपको पहले वाली चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं इसलिए आधार पे ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास इसके बाद शायद एक और पेपर होता है जिसको कहते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट होता है, उसमें भी आपको मिलता है मौका सारी चीज करने के लिए। साथ ही साथ मैं कहता हूँ यार स्कूल वाले कोई भी टेस्ट ना लें, आप खुद जाइए मार्केट से 10 ईयर उठाइए। 10 ईयर होता है 10 साल का पेपर, उन सारे पेपरों को सॉल्व कर लीजिए, गारंटेड आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो वो ऐसी बात है, आप कर लोगे तो हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासियों को अतिक्रमण करने वाला क्यों समझा जाता है? क्यों समझा जाता है? सिंपल सी बात है, आसपास के जो देश है जैसे बांग्लादेश वगैरह हो गए, बांग्लादेश क्या करते हैं, घुसपैठिए तरह घुस जाते हैं। जैसे आप देखते हो 1971 में जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के आसपास में असम वगैरह में चले गए थे। तो जब असम वगैरह में चले जाएंगे तो नौकरी की समस्या तो आएगी ना, संसाधनों की समस्या तो आएगी ना, तो इसी वजह से ये लोग इसको अतिक्रमण का रूप समझते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। आगे, निम्नलिखित में से गठबंधन ने 1989 में कौन सी सरकार बनाई थी? तो कौन सी बनाई थी? राष्ट्रीय मोर्चा बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है और यूपीए का क्या फुल फॉर्म होता है, और आज की डेट में एनडीए और यूपीए को हम किस बेस पे हम जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, नहीं आता है तो हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे। आगे समझते हैं, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के एक तत्व के रूप में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, सबसे बढ़िया जो चीज है, या तो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर लो, या तो कमजोर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कमजोर हो तो संबंध बनाओ, लड़ो मत किसी से, संबंध बनाओ। अगर आप किसी से जीत नहीं सकते तो आप बहुत ही अच्छे संबंध बनाओ, लेकिन अगर आप जीत सकते हो तो जाहिर सी बात है आप ताकतवर बन जाओ, ताकतवर बन जाओगे तो कोई आपको नहीं रोकेगा। साथ ही साथ महाशक्तियों के साथ संबंध बनाओ, देखो दूसरा पॉइंट लिखा ही है, अपनी आर्थिक औद्योगिक शक्ति में वृद्धि करो। अगर आर्थिक और औद्योगिक शक्ति में वृद्धि हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी देश आपसे माल मटेरियल या प्रोडक्शन उत्पादक है उसको लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। 1969 में जो विभाजन हुआ था, इसके कोई दो कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहली चीज है कि जो सिंडिकेट थे और जो इंदिरा गांधी के बीच मतभेद चल ही रहा था, इसकी वजह से विभाजन हो गया। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की वजह से सिंडिकेट द्वारा पसंद नहीं किया गया, यानी कि इंदिरा गांधी जो कार्य कर रही थी सिंडिकेट उस चीज को पसंद नहीं कर रही थी। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति पद के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। उस टाइम पे सिंडिकेट अलग बता रहे थे, इंदिरा गांधी अलग बता रही थी, तो इस वजह से बीबी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया गया, जिसकी वजह से सिंडिकेट जो थे वो नाखुश थे इंदिरा गांधी से, और इसकी वजह से विभाजन देखने को मिला भी था। आगे समझते हैं, आगे है मंडल आयोग द्वारा
सुझाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों के बारे में बताइए। मंडल आयोग बेसिकली जो था मंडल आयोग उस चीज पे ऊपर बेस करता था कि जितने भी ST SC लोग थे, ठीक है, इनको आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन OBC वालों को आरक्षण नहीं मिला हुआ था। तो इस वजह से इन्होंने ना OBC के लिए अपना वो किया, जिसमें इन जातियों को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। जैसे सरकारी नौकरी तथा शैक्षिक संसाधनों में अन्य पिछड़ी जातियों के 27% का आरक्षण दे दिया गया। साथ ही साथ अन्य पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए भूमि सुधारों की सिफारिशें भी की गई थी। ठीक है, तो ये 2 सिफारिशें हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद करके रखिएगा। आगे समझते हैं। महाशक्तियों के मित्र राष्ट्रों के रूप में छोटे राज्य किन 4 तरीकों से उनके लिए सहायक है। यानी कि बेसिकली बात ये है कि जो महाशक्तियां हैं वो छोटे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि छोटे छोटे राज्यों से क्यों संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो इस वजह से स्थापित करना चाहते हैं ताकि इनसे तेल मिल सके, खनिज संसाधन मिल सके, हथियार मिल सके, और जासूसी करने के लिए स्थान मिल सके, नई घटनाओं के लिए आर्थिक निवेश प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इन सब तरीकों की वजह से जो महाशक्तियां हैं वो छोटे छोटे देशों से अपना वो करती हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी जो छोटे छोटे राज्य हैं ये बड़े का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन इन तरीके की जो चीजें हैं वो बड़ी महाशक्तियों को प्रोवाइड करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक चैप्टर्स में पढ़ा रखा है। आप अगर समय है, टाइम है, तो जाके जरूर देखिए। अगर नहीं भी है टाइम, तो जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद देखना स्टार्ट कीजिए, सारा चीज हो जाएगा। आगे समझते हैं। अमेरिकी शक्ति की राह में आने वाले कोई 3 अवरोध बताइए। तो देखिए, इसका 3 अवरोध मैं आपको बता दूं तो सबसे पहली चीज, अमेरिकी जो संस्थागत बनावट है, यानी कि खुद की जो बनावट है, जैसे उसकी कार्यपालिका हो गई, ठीक है, उसकी कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, वही इस चीज को रोकती है। ठीक है, अमेरिका को ही रोकती है। अवरोध का मतलब होता है रोकना। साथ ही साथ यहाँ पे और बात करते हैं, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है कि अमेरिकी जो समाज है वो खुली दिमाग वाली है। ठीक है, तो अगर किसी सिचुएशन में अमेरिका ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, तो उस टाइम पे जनता ही उस चीज को रोक देगी। ठीक है, क्योंकि जनता की जो विचारधाराएं हैं वो खुली विचारधाराएं हैं। आगे साथ ही साथ किसी किसी हद तक तो नाटो जो है, नाटो के जो सदस्य देश हैं वो रोक देते हैं किसी हद तक। ठीक है, और इसके अलावा अमेरिका के हित नाटो के मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि जो नाटो है, नाटो भी अमेरिका को रोक देता है, संतुलित करके रखता है। आगे समझते हैं। 3 तो पूछा गया था, 3 आपने बता ही दिया। आगे समझते हैं। भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 4 कारण होते हैं। कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती थी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और छूट रहा है अपना। 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं 4 परिणाम बताइए। तो परिणाम क्या हुए थे। पहला है, लोगों को स्थानांतरित होना पड़ा था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ गया था। अत्याचार हुए थे, लाखों की संख्या में हत्याएं हुई थी। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। ठीक है, अमृतसर, लाहौर जैसे जो कोलकाता जैसे जो शहर थे वहाँ पे दंगा फसाद हो ही रहा था। साथ ही साथ विभाजन भी वहाँ पे देखने को ही मिला। ठीक है, विभाजन का एक तरीके से आप बोल लो कि लड़ाई झगड़ा इसी के चक्कर में हो रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो पंजाब वाला एरिया है मुझे दे दो, यहाँ पे बंगाल वाला एरिया है मुझे दे दो, है ना, एक को पूर्वी पाकिस्तान में रखो, एक को पश्चिमी पाकिस्तान में रखो। तो भारत में उस टाइम पे नहीं, भारत ने कहा कि नहीं, जितना मिल गया उतना बहुत ज्यादा हो गया आपको। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो दंगे फसाद तो हो ही रहे थे, है ना। आगे लोगों को बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। तो इसमें से कोई 4 लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा मजबूत क्यों हुई, या फिर जीतने के कारण क्या थे। तो सबसे पहली चीज, उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो इतनी मजबूत पार्टी थी कि उसके सामने कोई पार्टी थी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको विरासत मिली हुई थी। किस चीज की विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। क्योंकि उनका मानना यह था, मतलब सभी जनता का ये मानना था कि जो आजादी आज मिली है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो रोल रहा है वो कांग्रेस का रोल रहा है, तो इस वजह से मिली हुई है। आगे पूरे देश में केवल यही जो संगठन है, ठीक है, वही संगठन उस टाइम पे थी। इसके साथ साथ नेहरू जी थे, उन्होंने चमत्कारी नेतृत्व किया, जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, है ना, और इस पूरे देश में फैला ही हुआ था। ठीक, और इसमें इस कांग्रेस पार्टी में सभी लोग शामिल भी थे, और इसको हर जगह से बहुमत भी मिल रही थी, इसलिए फेमस था। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कोई 4 प्रमुख कारण होते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से तथ्य जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आखिर विदेश नीति करते क्यों है। राष्ट्रीय हित के लिए विदेश नीति की जाती है, ताकि राष्ट्र बना रहे। ठीक है, किसी देश से लड़ाई ना हो, कोई देश दूसरे देश पे कब्जा ना करे। साथ ही साथ उपनिवेशवाद की समाप्ति,
विदेशी नीति का एक और फायदा होता है उपनिवेशवाद की समाप्ति। कई सिचुएशन में कोई देश अगर हम जैसे मतलब दूसरे देशों पे अगर कब्जा करना चाहता भी है तो सिचुएशन में जो दूसरे देश हैं वो हेल्प करते हैं कि भाई दूसरे जिस पे कब्जा करना चाह रहे हैं उस देश की हेल्प करते हैं कि ताकि सामने वाला जो देश है, आक्रमण करने वाला जो देश है, वो आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमेशा से भारत और अन्य जो देश हैं जो भारत जैसी विचारधाराएं रखते हैं, वो उनका ये मानना है कि भाई देखो उपनिवेशवाद बना के रखना एक बहुत गलत चीज है। सबको स्वतंत्र करके रखो, स्वतंत्र नीति निर्धारण सभी करेंगे। साथ ही साथ लोक कल्याण एवं लोकतंत्र की दोहरी चुनौती भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैटर करती है, जनता के कल्याण के लिए विदेशी नीति बनाई जाती है। साथ ही साथ शीत युद्ध के कारण जो वातावरण हो चुका था उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए भी विदेशी नीति का अनुसरण किया जाता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती है, इसमें परमाणु कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं ताकि विदेश नीति बनाई जा सके और सभी देशों में कोऑर्डिनेशन बन पाए। आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कार्टून वाला। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऐसा सिंबल दिया गया है, एक साइकिल है जहाँ पे एक सिंबल ए बनाया गया है, एक सिंबल ए बनाया गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया है? इसलिए चुना गया है कि जैसे एक साइकिल के लिए दोनों पहिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही चीन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी तो इंपॉर्टेंट है ही, साम्यवादी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ पूंजीवाद भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे साइकिल जब चलता है तो ये दोनों पहियों का रोल होता है ना, तो ये दोनों जरूरी है चीन के लिए खासकर। देखो यहाँ पे चीन भी लिखा हुआ है। आगे साइकिल के दो पहियों के भीतर के जो चिन्ह है क्या दर्शाते हैं? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाते हैं और एक पूंजीवाद को दर्शाते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था में दोहरेपन का सूचक है, यानी कि चीन ने ये भी अपना रखा है, ये भी अपना रखा है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पैसेज है, पैसेज देखो बहुत इजी पैसेज आता है, उसको आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो भी मैं एक पैसेज सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र 1945 में कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? ये तो मैंने एक नंबर के क्वेश्चन में पहले ही करवा दिया था, 51 देशों ने किया था। आगे ऐसे किन्हीं दो उद्देश्यों को उजागर कीजिए जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे कारण ये थे कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन था, और लीग ऑफ नेशन के था क्यों बनाया गया था? ताकि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस चीज को मतलब भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो इस चीज को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर लड़ाई हो जाती 1969 में, 9 से लेकर 1945 तक के बीच में। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो दोबारा ना घटित हो। ठीक है, तो इसलिए इस चीज के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कम करने के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित अगर कोई समस्या है जो ग्लोबल लेवल पे है तो उस चीज को सुलझाने के लिए, इन सभी जो उद्देश्य मैंने करवाए थे ना वो सब लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो देखिए उपलब्धियों के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशन से हटकर बहुत सारी प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से इसको मजबूती मिलती है। और साथ ही साथ कल्याणकारी गतिविधियां इसमें चलती है। सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है ताकि ताकि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से देश में खतरा पैदा हो तो उसको रोका जा सके। ठीक है, बाकी के जो पैसेज है वो आप खुद कर लीजिएगा। ना समझ में आए कोई भी चीज में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा। 31वां जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपका मैप का क्वेश्चन है। तो मैप सबसे पहली चीज आपको अपने आंसर शीट में, जैसे ये आपका रो एंड कॉलम बनाया गया ना, इसको बना लीजिएगा, रो एंड कॉलम बना लीजिएगा। और फिर कैसे करना है उस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह राज्य जहाँ पे डीएमके के पार्टी अस्तित्व में आई थी तो कौन सी ऐसी जगह थी? तो ये देखिए छोटा सा ना ये नजर आ रहा है, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे डी पॉइंट है तो यहाँ पे लिखिएगा डी। ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिएगा तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जिसका संबंध है, सॉरी यहाँ पे वह राज्य जहाँ पे 1967 में नक्सलवादी आंदोलन को स्टार्ट किया गया। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ना ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है, इस तरीके का तालिका बना लीजिएगा और ऐसे एज इट इज लिख दीजिएगा। बस पहचान करके कि जो राज्य है वो और उसके सामने जो सिंबल है वो, इन दोनों को करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं।
आगे है, अब यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चन क्या है, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आंदोलन होता है और जो विरोध प्रदर्शन होता है, क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आप कहोगे कैसे सर, ये तो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तो मैं कहता हूँ मजबूत भी करते हैं। इसलिए मजबूत करते हैं क्योंकि जब आंदोलन होता है तो आंदोलन की मांगे होती हैं, और मांग कैसी होती है, अच्छी भी मांग हो सकती है, बुरी भी मांगे हो सकती हैं। तो उस सिचुएशन में जनता भागीदार होती है, जनता खुद पार्टिसिपेट करती है। तो जनता जब खुद पार्टिसिपेट करती है तो जनता उस चीज की वैल्यू समझती है कि भाई हमने जो मांग की है उसकी वैल्यू क्या है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ध्यान अगर उस पर ना जाता हो तो भी गवर्नमेंट का ध्यान उस पर जाएगा। ठीक है, कई बार कई आंदोलन जो किए गए हैं। आखिर एक बात बताइए, जब अंग्रेज जब थे तो उस टाइम पे भी तो आंदोलन किए जा रहे थे ना। तो किस लिए किए जा रहे थे? सही के लिए किए जा रहे थे। आपने देखा गांधी जी ने 3 आंदोलन किए, सही के लिए किए। ऐसे ही समय समय पे जो आंदोलन हो जाते हैं वो भी सही के लिए ही होते हैं। ठीक है, बशर्ते बात यह है कि कुछ आंदोलन थोड़े से ज्यादा आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आंदोलन कोई हो रहा है तो वो अहिंसा वाला आंदोलन करो। पहले रिक्वेस्ट करो कि सरकार से कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। गवर्नमेंट सुनेगी यार, जब आपकी बातें सही होंगी तो गवर्नमेंट सुनेगी। नहीं सुनती है तो आप कोई एक्शन लीजिए, कोई दूसरी बात है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसमें देखिए असम आंदोलन के बारे में बताया गया है कि जो वहाँ के असम के जो स्टूडेंट थे, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। इसलिए छेड़ दिया था क्योंकि आसपास के जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश जैसे देश है, वहाँ के जो लोग हैं असम में चले गए थे। तो असम में जाने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी बेकार सी हो गई थी। क्यों बेकार हो गई थी? आप खुद सोचो कि आप जिस स्थान पे रह रहे हो वहाँ पे कोई दूसरी जगह के राज्य के जो लोग हैं वो अगर वो आ जाएंगे तो आपकी जॉब तो ऐसे ही चली जाएगी, कंपटीशन आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इस वजह से वो भी कहते थे कि भाई नहीं, असम के जो स्टूडेंट्स थे वो सारे मिलके अपना असम स्टूडेंट यूनियन बनाए और उनकी अपनी मांगे थी। ठीक है, तो इस चीज को गवर्नमेंट से फुलफिल करवाया गया। आगे आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी आंदोलन है जो कि किस लिए किया गया था? सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया था उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा ही थी, आसपास के घरों को खाली करवाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत तगड़ी सिचुएशन थी, तो इस वजह से आंदोलन किया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भारतीय किसान यूनियन भी आंदोलन का ही एक रूप था। इसके अलावा कुछ और उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं, जैसे पंजाब में जो आंदोलन हुए थे। अब ये देखिए, ये आंदोलन, कुछ आंदोलन सही भी होते, कुछ आंदोलन गलत भी होते। ऊपर जैसे हमने पढ़ा ये बिल्कुल करेक्ट थे, लेकिन पंजाब वालों ने खालिस्तान बनाने की मांग कर दी थी, तो ये तो गलत था। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में अधिक स्वायत्ता और अलगाववादी आंदोलन चले थे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है, तो कुछ ऐसी जो चीजें थी जो कि गलत थी। तो गवर्नमेंट के सामने दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, एक सिचुएशन वो होती है जिसमें गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करती है। तो ये चीज है। तो अभी स्टार्टिंग में जो आंदोलन होना चाहिए वो अहिंसा पे होना चाहिए, लेकिन ये जो नीचे आंदोलन मैंने आपको बताया ये कोई अहिंसा पे नहीं आधारित है, ये है हिंसा पे आधारित। ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ों पे आधारित। तो ऐसे आंदोलन गलत होते हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र को मजबूती नहीं प्रदान करते हैं बल्कि उसको कम ही करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है ना, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय मांगे विविधता के साथ एकता के सिद्धांत को कैसे दर्शाती है? तो विविधता का मतलब होता है विभिन्न जगहों पे ये चीज होती है। साथ ही साथ विविधता में आपने ये भी देखा है कि एक राज्य में कोई एक संस्कृति के लोग नहीं रह रहे हैं। आप ये सोचो कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले रह रहे हैं, नहीं, दिल्ली में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग स्टेटों को रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे किसी और राज्य में भी सिर्फ उसी जगह के लोग नहीं रह रहे हैं, बाकी और भी जगह से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, तो अब कोई भी आंदोलन किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी क्षेत्रीय मांग किया जाता है, तो इसमें विभिन्न संस्कृतियों को लोग होते हैं, अपने चीजों को ध्यान में रखकर तब मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर, और एक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्या होती है, देश को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एकता में बल होती है। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, किन सिचुएशन में आजाद हुआ था? जब हम एक हुए तभी आजाद हुआ था, अदरवाइज वैसे नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें
लोकतंत्र निरंतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो सफलतापूर्वक निर्वाह करता है, यानी कि उनकी चीजों को सुनता है। जैसे आप देखो कि पहला जो राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आकांक्षा का ही तो एक रूप है कि वहाँ पे डिमांड उठा कि नहीं नहीं हमें अलग कीजिए, और इस तरीके से भाषा के आधार पर उसका बना निर्माण कर दिया गया था। तो इस तरीके के और भी जो आंदोलन है, वो जो अच्छे आंदोलन होते हैं, उन चीज को जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और उस चीज को कार्रवाई करती है। ठीक है, आगे समझते हैं। 1972 में अंकटाड द्वारा, ठीक है, जिसको DATCNU भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका उल्टा लिख दिया गया है, ये उल्टा है, ऐसे ऐसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके होगा। ठीक है, ये अंकटाड जो है, तो ये देखिए, अंकटाड द्वारा वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त किए जाने वाले तीन तीन लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली ये जो किया गया था, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन है। ठीक है, ये 1972 में निश्चित किया गया था, और बेसिकली इसका काम क्या था कि जो अल्प विकसित जो देश है ना, उनको संसाधन, ठीक है, उनको संसाधन प्रदान करना था, यानी कि उनको संसाधन देना था। ठीक है, और कौन देगा? जो विकसित देश ऑलरेडी जो विकसित हो रखे हैं वही इनको संसाधन देंगे। दूसरा चीज क्या है कि अल्प विकसित देशों को अपने उत्पाद बेचने के लिए पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुंचना, यानी कि जो अल्प विकसित देश है, जब ये पश्चिमी देशों के पास जब पहुंचेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे वो वहां पे अपना जो भी प्रोडक्शन है उस चीज को बेचेंगे तो प्रॉफिट भी होगा, तो जो अल्प विकसित देश है वो अमीर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रावधान जो है इसमें किया गया था। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी है वो सस्ते दर पे उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ वो भी ले पाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अल्प विकसित देशों की काफी भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, तो ऐसी बातें की गई थी। साथ ही साथ सोवियत संघ की सकारात्मक विशेषताएं बताइए। तो देखिए, विशेषताएं तो मैंने कितनी बार बताई है कि सोवियत संघ की क्या विशेषताएं हैं। जिनको नहीं पता है जाइए जी, नोट्स पढ़िए, नोट्स में सारा चीज आपको दिया गया है। ये चीज मैं चाहता तो सिर्फ एक पढ़ के आपको बता देता कि हाँ, मतलब क्वेश्चन ही आपको सिर्फ बता देता कि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि उन्हीं चीजों को मैं बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आप खुद मेहनत करोगे इस सिचुएशन में तो आपको नए नए पॉइंट्स और देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, कहते जी मेरा हो गया बस वीडियो। अरे भाई, 1 साल आपको मिल रहा है, 1 साल मेहनत अच्छे से कर लो ना। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 90% से नीचे लाए, लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर के 2 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये गलत है ना। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं 4 पर्यावरणीय चिंतकों की व्याख्या कीजिए जो वैश्विक राजनीति के मुद्दे बन चुके हैं। तो पर्यावरणीय चिंता क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज आप देख ही रहे हो, पर्यावरण इतना नुकसान हो ही रहा है, पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि भूमि का हम अत्यधिक यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, जनसंख्या इतनी है। हम हम चाहते हैं कि 1 बीघे के खेत में 10 कुंटल गेहूं हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर डालेंगे, अच्छा बीज यूज करेंगे, सब करेंगे। तो भाई भूमि को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो जाहिर सी बात है भूमि हाथ से तो होगा ही ना, प्रोडक्शन उसके बाद अच्छा होगा नहीं ना। क्योंकि आपको याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था हिस्ट्री में भी कि अगर एक भूमि को, अपना एक बॉडी होता है, बॉडी भी आप देखते हो कि अगर हम 12 घंटा काम करते हैं तो उसके बाद हम 8 घंटा का नींद लेते हैं। तो ये रेस्ट करना जरूरी होता है ना। आप ये कहोगे कि 24 घंटा काम ही करो, तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे ही कृषि में भी देखा जाता है कि जो आप खेती का यूज कर रहे हो, तो उसका एक बार में 2 फसलें, मतलब एक बार एक फसलें, दूसरी बार दूसरी फसलें उगा लो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए आप उसको छोड़ो, ताकि इसकी उर्वरक शक्ति जो है ना दोबारा आ जाए, और फिर प्रोडक्शन करो। लेकिन नहीं, पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़े जा रही है, तो भाई तो करना ही पड़ेगा। हम चाहेंगे कि एक बीघे की जमीन पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए उतना होए। ठीक है, तो इससे क्या होती है? उर्वरक शक्ति का ह्रास होता है। दूसरी चीज, जो जल है, जल प्रदूषण भी होता है, खाद्यान्न संकट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, स्वच्छता अच्छी मिल नहीं पाती है, जिससे लोगों की मृत्यु भी होती है। आप देखो, दिल्ली जैसे शहरों में इतना इन्वायरमेंट इतना खराब है, पॉल्यूशन इतनी है कि क्या बोलो। अगर व्यक्ति का उम्र 70 साल भी है ना, तो उस चीज को कन्वर्ट कर देगा 60 साल में, ऑटोमेटिक होना ही है। आगे तो ये है, पर्यावरण को हम नुकसान कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो ये सारी चीजें। वैश्वीकरण के किन देशों की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है? तो जाहिर सी बात है, जो पश्चिम के जो देश है उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा देखने को मिला है। जैसे मैकडोनाल्डीकरण, इसी को कहते हैं ना, पश्चिमी देशों की संस्कृति हमारे इधर आ गई है। ठीक है, तो सांस्कृतिक प्रभाव मैंने बहुत ही बढ़िया से डिफाइन कर रखा है, सारी चीज आप कर लेना। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के भोजन हो गया, संगीत हो गया,
ठीक है। साथ ही साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ड्रेसेस देखने को मिल जाती है, तो ये है। बाकी सारा चीज मैंने कवर अप करवा ही दिया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी तैयारी कीजिए यार, और अच्छे नंबर आए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं भी आए इस बार अच्छे नंबर तो बचा है अपना 1.5 महीना 2 महीना, अच्छे से तैयारी करवाएंगे, जम के तैयारी करवाएंगे, और इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।